Hi everyone, welcome to Dr. Tamanna classes and today's topic is Environmental Acts. पर्यावरण की रक्षा, मानव जीवन की सुरक्षा, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने इन्वायरमेंटल एक्ट्स के बारे में सुना है? तो आइए जानते हैं. In this video, I will explain some most significant environmental acts enacted globally, highlighting their key objectives and impacts. As the world faces unprecedented environmental challenges, the need to safeguard our planet for future generations becomes more critical. जैसे जैसे environmental challenges सामने आते हैं, तो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कितनी तरह के पोल्यूशंस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. These acts aim to mitigate the detrimental effects of human activities on the environment. ये एक्ट्स हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. वाटर एक्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट. इसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको. इसकी ट्रिक है WWF-AEB. W से वाइल्ड लाइफ, वाटर, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और बायोडाइवर्सिटी एक्ट. इनसे जुड़े क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी, तो एंड तक जुड़े रहें. इसकी ट्रिक ये है, WWF अब AEB अब होगी WWF. इस वे में हम इसको याद कर सकते हैं, और ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है कि सबसे पहले जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट आया 1972 में, फिर वाटर एक्ट आया 1974 में, फिर फॉरेस्ट एक्ट 1980 में, फिर 81 में एयर एक्ट, 86 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट. तो WWF-AEB अब होगी WWF. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 डिजाइन टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व वाइल्ड लाइफ, देयर हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम्स. ये वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट्स को कंजर्व करने में बहुत आगे है. प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस. ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और रेगुलेशंस करता है ताकि वो प्रोटेक्ट रहे, कंजर्व रहे अपनी हैबिटेट्स वगैरह में, और अलग अलग स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सब तरह की. इसके कॉमन एलिमेंट्स है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के. सबसे पहले है स्पीशीज प्रोटेक्शन. स्पीशीज की प्रोटेक्शन, चाहे वो प्लांट स्पीशीज हो, चाहे वो एनिमल स्पीशीज हो, उनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. सेकेंड है हैबिटेट कंजर्वेशन. हैबिटेट मतलब जहां पे वो रहते हैं उसको कंजर्व करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना. पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग ये नहीं होती है. पोचिंग मतलब हंटिंग जो होती है एनिमल्स की, जो मार देते हैं एनिमल्स को अपने यूज के लिए ह्यूमन बींग्स, तो वो नहीं होती है. वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च. रिसर्च के फील्ड में भी ये बहुत काम आता है. इसको स्टडी करने में बहुत हेल्प होती है. जैसे कि अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती है. वल्नरेबल होगी, एक्सटिंक्ट होगी कि कौन सी स्पीशीज खत्म होने वाली है, एंडेंजर्ड स्पीशीज होगी. तो ये सब स्टडी करने में बहुत हेल्प हो जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू. अवेयरनेस और एजुकेशन मतलब लोगों को पता लगता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना. हमें कंजर्व करके रखनी है हमारी वाइल्ड लाइफ, और उनको मारना नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना. इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये भी इसके अंडर आती है. नेक्स्ट है दी वाटर एक्ट 1974 में. इन इंडिया इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. इसमें क्या एम करता है? ये प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है वाटर पोल्यूशन को, कि वाटर खराब ना हो, गंदा ना हो. बाय रेगुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनटू वाटर बॉडीज, कि उसमें कोई किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट ना जाए हमारी वाटर बॉडीज में, ताकि हम उसको प्रॉपरली कंजर्व कर पाए और यूज कर पाए. The act was enacted to address the deteriorating quality of water bodies and ensure sustainable water management practices, कि sustainably हम उसको use कर पाए for future generations. ये इसके key features हैं Water Conservation Act के. Regulatory framework है इसका, कि टाइम टाइम पे इसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस. पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स होते हैं इसमें. पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कौन लेता है? जैसे कि स्टेट और सेंटर के होती हैं, जो जैसे कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं वो. पार्ट्स ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, पावर होती है इनके पास गवर्नमेंट के थ्रू. पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस भी लगते हैं, जैसे कि फाइन लग गया या फिर इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, जेल हो जाती है जो नहीं ओबे करते हैं इनके रूल्स.
और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, मतलब टाइम टाइम पे इसको मॉनिटर करना कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, अगर उसमें कुछ पॉल्यूटेंट है तो उसको हम ठीक कैसे करें, इसमें रिपोर्टिंग होती है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। It is a significant legislation in India that focuses on the conservation and protection of forest. फॉरेस्ट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना उनको, ताकि वो खत्म ना हो, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको हम सस्टेनेबल वे में यूज करें, उनको हम गलत तरीके में ना इस्तेमाल करें। एम्स टू रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज, मतलब नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज के लिए हम उस लैंड को ना यूज करें। इट वॉज इनेक्टेड टू एड्रेस द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन India's forest ecosystems due to developmental activities and encroachments, ताकि इकोसिस्टम्स में बैलेंस बना रहे। ये इसके की फीचर हैं और इसके प्रोविजंस, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, ये गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है इसको। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब नए पेड़ लगाना, कि एक अर्बन फॉरेस्ट का भी एक आया है कंसेप्ट। उसमें क्या होता है कि अर्बन एरियाज में हम फॉरेस्ट लगाते हैं, कि ट्रीज लगाना, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी फैलाना। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, इसकी एडवाइजरी कमेटी भी बनती है। वायलेशंस एंड पेनल्टीज, ये भी फाइन और इम्प्रिजनमेंट, जेल हो जाती है जो भी नहीं करते। डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, कि फॉरेस्ट लैंड को अलग एरिया में लेना ताकि उसको किसी और पर्पज के लिए हम यूज ना करें, और वहां पे हंटिंग वगैरह भी ना हो, उसको पर्टिकुलरली कंजर्व करके रखना। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, इसमें क्या है, एयर को पोल्यूशन फ्री करना। इट इज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट एड्रेसेस द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन ना हो। तरह तरह के जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री से निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से जो निकलते हैं धुएं की फॉर्म में, और जो कि हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो ना हो। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। इट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर, ताकि एयर की क्वालिटी एनहांस हो, अच्छी हो, क्लीन हो। सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ, ताकि हमारी हेल्थ को भी कोई नुकसान ना हो। एंड प्रिजर्व द इन्वायरमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। इसके की फीचर्स हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक AQI भी होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटी होती है एयर की, गुड है, मॉडरेट है, सेटिस्फैक्ट्री है या बैड है। तो उसमें गुड ही होना चाहिए। बट इंडिया में बहुत से सिटीज बहुत पोल्यूटेड है, जैसे कि दिल्ली है, वो वर्ल्ड में ही उसका कुछ 4th रैंकिंग है पोल्यूशन में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, इसको प्रिवेंट करना कि एयर पोल्यूशन ना हो। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, जैसे कि CPCB, SPCB, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये सब खोले गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू ताकि पोल्यूशन कम हो। पेनल्टीज और ऑफेंसेस भी लगते हैं इसमें, और पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया ये। इट इज अ क्रूशियल लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, ताकि हम हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके हर तरीके के पोल्यूशन से। इट वॉज इनेक्टेड बिकॉज ऑफ ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि हमारा एनवायरमेंट क्या है, डिग्रेड हो रहा है दिन बर दिन, और इसमें पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, चाहे किसी भी तरह का हो। वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, एटसेट्रा। एंड द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हम हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी अच्छा एटमोसफेयर रखें। की फीचर्स एंड प्रोविजंस, इसके की फीचर्स क्या है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, की क्लियर है हमारा एनवायरमेंट और इसमें पोल्यूशन ना हो या कम हो जितना हो सके। EIA है, EIA क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, मतलब जो हजार्डस, जो डेंजरस सब्सटेंसेस है उसको रेगुलेट करके रखें। पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, इसमें भी फाइन लगता है। और पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट के पास पावर होती है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इट इज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसमें क्या है, सस्टेनेबल यूज करते हैं हम रिसोर्सेज का, बायोडाइवर्सिटी का, और इसमें इक्विटेबल शेयरिंग होती है बेनिफिट्स की,
कि हम ज़्यादा हार्म ना करें हमारी बायोडाइवर्सिटी को, और जिससे कि एक्सटिंक्ट ना हो हमारी जो स्पीशीज हैं, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल स्पीशीज हैं, वो खत्म ना हो. द एक्ट वॉज एनेक्टेड टू फुलफिल इंडियाज ऑब्लिगेशंस अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के अंडर, एंड टू प्रोटेक्ट इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. जो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स होते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करके रखें एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज से. की फीचर्स इसके क्या हैं? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, इसमें कमिटीज बनती हैं. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग है, IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये, और कंजर्वेशन फंड. इसमें कंजर्वेशन फंड में क्या आता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए सेपरेट एक फंड होता है जो कि हम सिर्फ उन्हीं कामों के लिए लगाते हैं. पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस होते हैं इसमें. अब हम क्वेश्चंस करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. EIA कैन बी एक्सपेंडेड एज, EIA मैंने आपको बताई थी क्या बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, थर्ड ऑप्शन. सेकंड है व्हेन डिड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कम इनटू फोर्स. कब आया था ये आया था 1986 में. 1986 सभी में है लेकिन पर्टिकुलरली ये आया था 19 नवंबर 1986 में, डी ऑप्शन. When did the Water Prevention and Control of Pollution Act come into force in the year of? ये आया था 1974 में. ये जो हमने ट्रिक याद की थी WWF AEB, ये उसमें से बहुत इजीली हो जाता है. When did the Wildlife Protection Act 1972 come into force? ये आया था 1973 में. ये एक ही ऑप्शन है 1973 का, लेकिन ये आया था पर्टिकुलरली 20 जुलाई 1973 को, बी ऑप्शन. When did Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 come into force? यह आया था 29 मार्च 1981 में, डी ऑप्शन. एयर पोल्यूशन के बारे में आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं. थैंक यू. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो अस ऑन Instagram GK Complete and website gkcomplete.com.